नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने एक लंबे समय के बाद नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर दिया है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, क्योंकि ज़्यादातर विधायक हुड्डा गुट के थे। तो इसमें आखिरकार इस बार चली किसकी है, क्योंकि अनुमान ये लगाया जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, लेकिन उनके नाम पर मुहर नहीं लगी, बल्कि अशोक अरोड़ा को ये जिम्मेवारी दी गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, अशोक अरोड़ा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? जिसका डर था वही बात हो गई। कई बार चर्चाएं चलती थी कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आज नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिलता, योद्धा नहीं मिलता है, तो कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से समझो कि उनके कैरियर जो है वो ढलान पर आना शुरू हो गया है। और जिस प्रकार का नाम जैसे आपने बताया कि निकल करके आया, अशोक अरोड़ा जी को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है, तो निश्चित रूप से एक चीज़ मान करके चलें कि भूपेंद्र हुड्डा की जो सक्रिय राजनीति थी उसका कहीं न कहीं अंत होने जा रहा है और उसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। वैसे पहले एक बात निकल कर सामने आई थी कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के पैटर्न पर चलेगी, यानी कि नॉन जाट को मौका देगी। तो क्या ये वही चीज़ है? देखिए, अगर कास्ट फैक्टर के हिसाब से चलें तो अतीत में भी कांग्रेस पार्टी के अंदर इस प्रकार का होता रहा है कि सदन के अंदर जो जिस कास्ट का नेता बना है उसके बाहर अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात आई तो वो दूसरी जाति का बना है। वो तालमेल जहाँ तक बैठाने की बात है, अब सोचना ये होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिस वर्ग से आते हैं, अगर नेता प्रतिपक्ष अगर पंजाबी समुदाय से कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के अंदर दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष का पद किस तरफ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद के ऊपर भी कहीं न कहीं कुमारी शैलजा हो सकती हैं या किसी और नेता का नाम आ सकता है। अब जात पात की राजनीति से कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को बाहर निकलना पड़ेगा और हर समुदाय को, हर वर्ग को अपने साथ जोड़ करके चलना पड़ेगा। अगर इस प्रकार से वो साध करके चलेंगे तो भविष्य में कुछ उनके लिए पाने के लिए हो सकता है। अगर खाली कास्ट फैक्टर के ऊपर भी चले कि एक उस कास्ट को फोकस कर लो, एक उसको कर लो, तो उसका ज़्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता बाल मुकुंद का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ दो नामों पर चर्चा हुई है, अशोक अरोड़ा और चंद्रमोहन बिश्नोई। हुड्डा का नाम कहीं नहीं था। तो क्या पहले से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना नाम कटवाया है या उन्हें पहले से इस बात का आभास था कि वो रेस में नहीं है? ये तो चर्चाएं उसी दिन जन्म ले गई जब 32 MLA उनके निवास पर गए और दिल्ली से पर्यवेक्षक आए और यहाँ पर नाम फाइनल नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि हम हाईकमान के सामने जा कर के बताएंगे, सभी विधायकों की उन्होंने राय ली। उन्होंने जो कहानी बताई नहीं, सीधी सी बात है, 72 टिकटें जिस आदमी ने दिलाई हैं तो 32 MLA तो उनके पक्ष के जीत करके आए हैं जो कांग्रेस के जीत के आए थे। लेकिन कहीं न कहीं हाईकमान के अंदर जो नाराज़गी थी कि तीसरी बार प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का हरियाणा जैसे प्रदेश के अंदर सत्ता में ना आना, वो नाराज़गी थी और हाईकमान ने वो नाराज़गी यहाँ दिखाई भी है। और वो चाहते हैं कि किसी एक व्यक्ति विशेष को सारी पावर ना दे करके उस पावर को बांटा जाए, उस ताकत को बांटा जाए, वो अलग अलग हिस्सों में दी जाए, किसी को किसी रूप में, किसी को किसी रूप में, एक का वर्चस्व ना रहे, उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगतना भी पड़ा। अब हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि पहले से अनुमान था कि अशोक अरोड़ा हुड्डा गुट के हैं और चंद्रमोहन बिश्नोई शैलजा गुट के हैं, तो आप किसकी हार मानते हैं और किसकी जीत मानते हैं? देखिए, ये हार जीत का विषय आप मत माने इसको, क्योंकि चुनाव संपन्न हो चुका है। चुनाव में जो परिणाम आया, परिणाम अगर पार्टी के अनुरूप नहीं आया तो सीधी सी बात है, शत्रुघ्न सिन्हा जी एक डायलॉग बहुत बार कहते थे कि अगर टीम जीतती है तो ताली भी कप्तान को, अगर हारती है तो फिर गाली भी कप्तान को। यानी कि कहीं कटघरे में तो जो नेतृत्व कर रहा था उसी के ऊपर बात आएगी और वही आज कटघरे में खड़े हैं और उसी का खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। अशोक अरोड़ा जी चुन लिए गए हैं तो हमारी टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। और एक चीज़ तो है कि एक्सपीरियंस नेता हैं, अतीत में इनेलो पार्टी में होते थे और बड़ी अच्छे तरीके से ऊंचा कद उनका था, प्रदेश अध्यक्ष भी इनेलो के रहे, मंत्री भी रहे, अच्छे पदों के ऊपर वो रहे। कभी इनेलो जब शासन में थी या सत्ता से बाहर थी, कांग्रेस पार्टी जब से ज्वाइन की है, पिछला चुनाव हार गए थे कांग्रेस पार्टी के निशान पे, तो वो पहली बार MLA जीत करके आए हैं। सीनियर नेता तो कांग्रेस के अंदर कई और भी थे। तो कहीं न कहीं ये लामबंदी तो चली है कि अपने गुट से हो
उसमें तो हुड्डा साहब कामयाब रहे हैं कि अपने गुट के आदमी को नेता प्रतिपक्ष चुनवाने में। लेकिन इसमें तो जो नेता विपक्ष होता है उसी को जो सुविधाएं मिलती हैं और वही सारी रणनीति तय करते हैं। इसमें ज़्यादा किसी दूसरे नेता का फिर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होता है। तो एक तरह से स्वतंत्र रूप से वो किस प्रकार से अपनी कार्य प्रणाली को अंजाम देंगे, किस प्रकार से विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष को घेरेंगे, काफ़ी एक्सपीरियंस वाले नेता हैं। ये तो समय के गर्व की बात है कि किस प्रकार का असर डाल पाएंगे। लेकिन इस फैसले से कहीं न कहीं हुड्डा साहब जरूर कमज़ोर हुए हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं सीएम नायब सैनी लाडवा से आते हैं, यानी कि जिला कुरुक्षेत्र, और अगर अशोक की बात करते हैं तो थानेसर से आते हैं, यानी कि जिला कुरुक्षेत्र। तो सीएम भी वहीं उसी जिले का और नेता प्रतिपक्ष भी उसी जिले से आता है। तो क्या ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि सीएम को उसी के घर में घेरा जाए? ये सहयोग भी हो जाता है कई बार कि पीछे आपने देखा होगा पिछली विधानसभा में एक गांव से 5 एमएलए थे, आज एक गांव से 2 एमएलए हैं। तो ये संयोग की बात होती है, इलाका वो है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां खाली इलाका देख करके नेता चयन नहीं करती, वो समीकरण भी देखते हैं, उसका एक्सपीरियंस भी देखते हैं। और कहीं न कहीं तो कांग्रेस पार्टी ने सोच करके काफ़ी टाइम इसमें लिया है नेता विपक्ष चुनने के अंदर, तो सोच समझ करके फैसला लिया है। तो उनके हिसाब से तो फैसला सही होगा, लेकिन समय बताएगा कितना सही होगा, कितना फिट बैठेगा और कितना नहीं बैठेगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कह रहे थे कि मेरा आखिरी चुनाव है, ये उनका आखिरी चुनाव है और उनकी राजनीति पर अब पूर्ण विराम लगने जा रहा है? पूर्ण विराम अगर पूर्ण रूप से नहीं लगा तो ये तो कह ही सकते हैं कि राजनीति पर ग्रहण तो लगाई है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आई तो ग्रहण उनके राजनीतिक करियर के ऊपर जरूर लगा है। तो क्या अब कुमारी शैलजा बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आएगी? निश्चित रूप से आएंगे। न केवल कुमारी शैलजा बड़े नेता के रूप में उभर करके सामने आएंगी, जिस प्रकार से चंद्रमोहन बिश्नोई का भी नाम चला है। हालांकि काफ़ी लंबे समय के बाद वो विधायक का चुनाव जीते हैं, पीछे भी चुनाव हार गए थे, बीच में एक बार छवि उनकी काफ़ी धूमिल सी हो गई थी, उसमें भी कहीं न कहीं निखार आया है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी कहीं आने वाले समय में संकेत के हिसाब से मैं कह सकता हूँ, मेरा अपना अनुमान है, मेरी निजी ये व्यक्तिगत राय है कि भविष्य जो होगा वो रणदीप सुरजेवाला का कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जरूर उज्जवल होगा, क्योंकि युवा हैं, सबसे यंग हैं जो सीएम की दौड़ में हैं, और जिस प्रकार का कद और पद उनके पास कांग्रेस पार्टी के अंदर है और जिस प्रकार से हाईकमान के नज़दीक हैं, अगर भविष्य में कांग्रेस पार्टी उभार पर आती है तो निश्चित रूप से भविष्य कांग्रेस पार्टी के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं मानता हूं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला का ज़्यादा उज्जवल है। जिस तरीके से रशीद साहब आपने रणदीप सुरजेवाला का नाम लिया, काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनका जो बेटा पहली बार विधायक बन के आया है आदित्य सुरजेवाला, उसके नाम की काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। तो क्या आगे चलकर वो दीपेंद्र हुड्डा को टक्कर देगा? देखिए, इसमें कई प्रकार की बातें होती हैं, समय बलवान होता है। कल तक जब ये चुनाव नहीं हुआ था, 5 फरवरी को पोलिंग थी, तो दीपेंद्र हुड्डा जी स्टार प्रचारक थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब ज़्यादा डिमांड चुनाव के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर दीपेंद्र हुड्डा की थी। कभी कुलदीप बिश्नोई की होती थी, चंद्रमोहन की होती थी, कभी चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह की होती थी, उसके बाद किरण चौधरी जी की डिमांड होती थी। लेकिन धीरे धीरे करके कुछ नेता हाशिए पर चले गए, कुछ लोगों ने पार्टियां बदली और अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व उन लोगों ने दिखाया और अपनी लोकप्रियता के पैमाने पे वो नेता खरे भी उतरे। जैसे किरण चौधरी जैसी नेता थी, या कैप्टन इंद्रजीत जैसे नेता थे, आरती राव जीत करके आई, श्रुति चौधरी जीत करके आई। पूरे भिवानी जिले के अंदर मात्र कांग्रेस को 1 सीट मिली, वो भी मात्र 700 वोटों से, लोहारू की सीट। बाकी कलीन से भी भारतीय जनता पार्टी ने उस जिले के अंदर किया। तो बाकी नेताओं ने जिस प्रकार से अपना दम दिखाया, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला एक तरह से उस बेल्ट के बहुत बड़े नेता हैं। चुनाव वो 1-2 बार हारे भी हैं, कभी ओम प्रकाश चौटाला से चुनाव हारे, पिछला खुद का चुनाव भी हार गए थे। आज राज्यसभा में भी राजस्थान से हैं, हरियाणा प्रदेश के नेता होते हुए राजस्थान के कोटे से वो राज्यसभा के अंदर गए हैं। अगर भविष्य की राजनीति कहीं इर्द गिर्द घूमेगी तो कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के आसपास घूमेगी। अगर हम देखते हैं जैसे किरण चौधरी का नाम आता है, रेवाड़ी बेल्ट से जो राव साहब हैं उनका नाम सामने आता है, तो क्या कुमारी शैलजा जो है वो नाराज हुड्डा से, तो क्या इन सब की वजह से रणदीप सुरजेवाला, क्या इन सब की वजह से हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष का पद मुझे एक शंका और लग रही है। जब चौधरी बंसीलाल लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और जब उनको पार्टी दरकिनार करने लगी, राजीव गांधी जी या और अन्य नेता जो सेकंड लीडरशिप बाद में इंदिरा जी के बाद जो लीडरशिप कांग्रेस के अंदर आई,
तो चौधरी बंसीलाल ने अलग पार्टी बनाई। जब भजन लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, वो भी लंबे समय तक मुख्यमंत्री प्रदेश के रहे हैं, तो उन्होंने के बेटे ने भी नई पार्टी बनाई, उनके नेतृत्व भी भजन लाल जी ने किया। तो मेरे को कहीं न कहीं एक संदेह और है कि भूपेंद्र हुड्डा जी जो हरियाणा प्रदेश के अंदर एक चीज़ रही है, कांग्रेस पार्टी से जो 8-10 साल मुख्यमंत्री रहा है, वो अपना एक वोट बैंक मान लेते हैं, अपना एक सर्कल मान लेते हैं। तालुका तो हो भी जाते हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, इतना लंबा चौड़ा प्रदेश नहीं है, केवल 90 सीटों का प्रदेश है। अगर भविष्य में कहीं न कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी को इस प्रकार से जैसे आज दरकिनार किया गया या भविष्य में ऐसा होता रहा, तो मेरा अपना मत ये भी है कि हो सकता है भविष्य में कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पार्टी बनाने की सोच सकते हैं। संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन जो जिस कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है ना एक बार मुख्यमंत्री के ऊपर, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ता है, ना कि अन्य पदों के लिए लड़ाई लड़ता है। आज तो अगर कोई पत्रकार पूछेगा तो हुड्डा साहब मना करेंगे, लेकिन पीछे भी तो पिछला चुनाव आप याद करो, 2-3 रैलियां रखी गई थी और हुड्डा साहब ने कहा था कि मैं सभी बंधनों से मुक्त होकर के आया हूं। तो प्रेशर पॉलिटिक्स तो पिछले चुनाव में भी उन्होंने की थी। हो सकता है कि 1-2 साल के बाद इस प्रकार की स्थिति बन जाए कि कांग्रेस फिर से हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी से कोई अलग पार्टी निकले, और उसका नेतृत्व कौन करे ये हम कह नहीं सकते। 72 टिकटें, 32 विधायक और फिर भी नेता प्रतिपक्ष शपथ नहीं मिलता, तो क्या मान ले कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अब हरियाणा कांग्रेस में नहीं चलेगी? हाईकमान ने उन्हें बिल्कुल अलग। देखिए, ये भाग्य का खेल भी होता है, राजनीति कुछ विश्वास का भी होता है। आज जो भूपेंद्र हुड्डा का विरोधी धड़ा जो था ना, कांग्रेस हाईकमान के पास जो रहता है, कहीं कहीं वहाँ हुड्डा साहब कमज़ोर हुए हैं। अगर सत्ता हरियाणा के अंदर कांग्रेस की आ जाती तो हुड्डा साहब निर्विवाद नेता हरियाणा प्रदेश के थे, कोई उनके ऊपर विपट नहीं था, किंतु परंतु कुछ नहीं लगना था। लेकिन आज सरकार ना बनने के कारण वो दबाव में है, और कहीं न कहीं पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो केंद्र का है वो भी कहीं न कहीं अंदर खाने से काफ़ी नाराज है। तो हम ये मान सकते हैं कि आने वाला वक्त अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नहीं है, उनका सूरज कांग्रेस पार्टी में तो कम से कम मुख्यमंत्री पद के लिए तो नहीं है। देखो, पद पार्टी में मोर होते हैं, कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिल जाए, या कभी ये हो जाए कि भाई समय बदलते देर नहीं लगती, कांग्रेस पार्टी अगर सेंटर केंद्र के अंदर कहीं ऐसा जुगाड़ सा बैठे, कोई और पद दे दिया जाए। लेकिन प्रदेश की राजनीति का जो मुख्य चीज़ होती है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई होती है। उस रेस से भूपेंद्र हुड्डा जी इस चुनाव के बाद बाहर हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि हो सकता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अशोक अरोड़ा के नाम पर मुहर लगी, और अब अनुमान ये लगा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब तक कांग्रेस का चेहरा थे हरियाणा में, शायद वो अब हरियाणा में उस तरीके का चेहरा बनकर ना उभरे। राठी साहब, तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।